गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पे। आप जल्दी से ज्वाइन करें। देखिए, कई लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो ज्वाइन करते चलें फटाफट और हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अभिकेंद्र बल के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। वहीं से हम शुरू करेंगे फिलहाल, ठीक है। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, हो सकता है स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया हो, लेकिन ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। चलिए, सो लास्ट टाइम पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की थी और सेंट्रीपिटल फोर्स में देखा था कि बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। ज़रा ध्यान से समझेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का वेरिएशन आ रहा है तो थोड़ा उसको चेक करते हैं। ये में है, ये भी नहीं है, कुछ समथिंग से। ये एक्चुअली लाइट मोबाइल की स्क्रीन का है जो आपको इस पर फ्लैश कर रहा है, राइट। इंसिडेंट और रिएक्शन, चलिए खैर कोई बात नहीं। सो सेंट्रीपिटल क्या है? जब किसी वृत्त में, जब किसी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मोशन करता है तो ये हमेशा केंद्र जो है इस वस्तु पर हमेशा एक बल लगाता है जो कि हमेशा केंद्र की ओर लगता है। यही हमने कल बताया था ना आपको कि ये बल कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। तो जब केंद्र की ओर लगेगा भाई, तो उसी बल को क्या बोलेंगे आप? उसी बल को आप बोलेंगे अभिकेंद्र बल, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे आप? अभिकेंद्र बल बोलेंगे। टू द सेंटर, जो सेंटर की ओर लगे। तो भाई देखो, कल हमने बात की थी फोर्स होता कितना है? m इंटू ए होता है। m इंटू ए का मतलब हमने कल किया था v स्क्वायर अपॉन r। तो जो फार्मूला आ गया F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, ये फार्मूला आपका आ गया कहाँ पर? तो F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक। अच्छा, इसी का रिएक्टिव फोर्स होता है अपकेंद्र बल, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इसी का रिएक्टिव फोर्स होता है अपकेंद्र बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी के अपोजिट में, मतलब अगर ये टुवर्ड द सेंटर लग रहा है तो ये बाहर की ओर लग रहा है। और यहीं पर ट्रिक है समझने वाली कि कोई भी वस्तु तब तक वृत्ताकार पथ में गति करेगी जब तक इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। ये लाइन याद रखिएगा, समझिएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और उस वस्तु पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बराबर है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बराबर है, तभी तक ये वस्तु इस वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ दिखेगा। कोई भी एक अगर ज्यादा हुआ तो वस्तु वृत्ताकार पथ से भटक जाएगी। जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो वस्तु अंदर की ओर गिर जाएगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी बाहर की ओर चली जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल वही है, रस्से बांध के नचाओ, धीमा किया रस्से गिर गई अंदर, तेज किया छोड़ दिया तो सीधे भाग गई, ठीक। और यही जो कंसेप्ट है ना बेटा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चलो, हम पढ़ ही रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ अपने इसरो के बारे में। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इस कंसेप्ट का पूरा यूज करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखी होगी एक मूवी मंगलयान, अक्षय कुमार वाली। तो ये जो अक्षय कुमार वाली मूवी है ना, मिशन मंगल या मंगलयान, बेसिकली यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज किया गया है। होता क्या है समझिएगा, थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहां कहीं मंगल ग्रह था हमारा मार्स, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है, ठीक। अब किसी भी वस्तु, साइंस कहता है कि अगर कोई भी चीज हमें अर्थ के बाहर ले जानी है, अर्थ के सरफेस से बाहर ले जानी है, तो इसको एक एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाएगा। एस्केप वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको, फिलहाल गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पलायन वेग, और ये होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये अर्थ से अगर किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंकना है, ये क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर किसी वस्तु को बाहर फेंकना है, तो आपकी स्पीड उस बॉडी की होनी चाहिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तब वो जा सकता है गुरुत्वाकर्षण के बाहर, नहीं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही रह जाएगा, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी में रह जाएगा। तो यूएस वगैरह के पास टेक्नोलॉजीज है, वो सीधे मार्स पे जा सकते हैं, ठीक। बट इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि वो हम सीधे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी के बाहर फेंक पाए, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, जब मिशन मंगलयान की बात आई, तब हमारे पास लॉन्चर जीएसएलवी था, नहीं पीएसएलवी था, हमने पीएसएलवी से ही भेजा है। तो हमने क्या किया, अर्थ की ऑर्बिट से, ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट से हमने क्या किया, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, इस तरीके से हमने बॉडी को थ्रो किया। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ऑर्बिट में घुमाया पहले सैटेलाइट को कुछ दिनों तक, ठीक है। और जब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस कर सकती है, ये क्या है, मान लो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ठीक, तो इसको क्रॉस कर सकती है, तब इसको बाहर हमने थ्रो किया। तो ये क्यों हुआ, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ। इस पॉइंट पर जब ये ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर निकल रही है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्र बल ज्यादा हो गया, जिस कारण से वो बाहर की ओर निकल गई, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, रियल लाइफ में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है कि दोनों, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं, ठीक। कोई भी एक ज्यादा होगा तो वृत्ताकार पथ से बॉडी हट जाएगी। अब इसके प्रयोग देखें, उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अभी केंद्रीय बल के एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में क्या है, चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं फटाफट। पहला है कार का सड़क पर मुड़ना, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन रोड, ठीक है, ऑन द रोड। इस चीज को ध्यान से समझते हैं, टर्निंग ऑफ द कार ऑन द रोड। जब कभी पहाड़ी एरिया में अगर आप ऑब्जर्व करें, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, हमारे पहाड़ी एरियाज में सड़कें ना कर्व शेप में होती हैं, ठीक। तो यहां पर जब कोई बॉडी होती है, कोई कार होती है, मान लो कार कैसे बनाओगे, कुछ भी देख लो, कार जैसा दिख रहा हो, हेडलाइट वगैरह दिख रही हो, एग्जैक्टली बन नहीं पा रहा उतना सही से फिलहाल। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी पहाड़ी एरिया में जो कार सड़कें होती है ना, जैसे मान लो इधर पहाड़ है, ठीक है, ये खाई वाला एरिया, ये पहाड़ है, लाइक दिस वन, पहाड़ी एरिया है, तो सड़कें हमेशा ना हॉरिजेंटल से थोड़ा सा झुकी होती हैं पहाड़ की ओर में। आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, जिस साइड में पहाड़ होगा, हल्का सा स्लोप सड़कों में दिया जाता है। तो स्लोप क्यों दिया जाता है, जिससे कि कार आसानी से मुड़ सके।
अब जब कार ये वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो कार के टायरों द्वारा इसके सेंटर पर अपकेंद्रीय बल लगता है, या इसको उल्टा ऐसे बोल सकते हो कि ये जो केंद्र है सड़क का, ये सर्कुलर पाथ है आपका, तो जो केंद्र है ये इन टायरों पर एक अभिकेंद्रीय बल लगाता है अपनी ओर, जिसके कारण कार टर्न होते हुए आपको हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर इसको हम लैंग्वेज वाइज बात करें आपके यहाँ तो सिंपल सी बात है कि यदि कोई सड़क के मोड़ पर कार पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और ये अभिकेंद्र बल उसे मिलता है सड़क और टायरों के बीच के घर्षण बल से। किससे मिलेगा? सड़क और टायर के घर्षण बल से आपको ये रिक्वायर्ड अभिकेंद्र बल मिलता है, जो कि केंद्र की ओर लगता है, जो कि कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बरसात के टाइम में या बर्फ गिरी हो या कभी तेल हल्का सा गिर गया हो तो गाड़ी सरकने लगती है, स्लिप करने लगती है। ठीक है, स्लिप क्यों कर रहा है? या कभी कभी क्या होता है, टायर घिस गया हो, आप मैकेनिक के यहाँ लेके जाओ तो क्या कहता है मैकेनिक, भैया टायर घिस गया है, टायर जरा बदल लीजिए, है ना। तो टायर घिस गया है, टायर बदल लीजिए, क्यों कह रहा है ऐसा भाई? क्योंकि वो क्या करेगा? फ्रिक्शन कम करेगा, घर्षण को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी लोग? मैसेज नहीं आ रहा है, फटाफट मैसेज करते रहो लाइन से। हाँ, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, कोई भी समस्या हो मैसेज करिए, मैं देख के तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। ना, घर्षण कम होने के कारण आपका जो कार है या जो बाइक है ये स्किड करता है। स्किड कहना या स्लिप कहना, सरकना, स्लिप तो नहीं होगा फिलहाल, सरकती स्लाइड करती है, चलो स्लाइड कर लीजिए, स्लाइड कर जाना, स्किड कर जाना, स्किप कर जाना। क्यों होता है? क्योंकि टायर और सड़क के बीच में घर्षण कम हो गया है। अब घर्षण कम होने के कई रीजन हो सकते हैं। टायर का पुराना हो जाना नंबर 1, पुराना होना, ओल्ड, घिस गया हो। ठीक है, दूसरा सड़क पर ऑयल, आइस या बर्फ, स्नो कह लो, बर्फ नहीं, आइस नहीं, स्नो या बरसात हुई हो, रेन हुआ हो, तो ऐसी दशा में कभी कभी क्या होता है, हम सरक जाते हैं, स्लिप कर जाती है गाड़ी हमारी। तो क्यों कर जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। ठीक, तो पहला एग्जांपल तो ये है। दूसरा है, कभी कभी भैया अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम किसी डोरी में एक पत्थर बांध के जब नचाते हैं तो उस केस में मोशन ऑफ अ पार्टिकल motion of a particle in motion of a particle motion of particle in horizontal plane when tied with a string। ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई डोरी, कोई पत्थर है, आपने क्या किया? डोरी में बांध लिया और उसको नचाना शुरू कर दिया। अब जब आप उसको नचाना शुरू करोगे तो एक क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ में वो नाचेगा। ये तो 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसको दो तरीके से समझो, अगर सामने से देखो ऊपर से तो कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक, ये आर रेडियस है, पार्टिकल इस तरीके से गति कर रहा है, यहाँ कोई खड़ा है वो इसको पकड़ के नचा रहा है। और अगर रियलिस्टिक में देखा जाए 3D सामने से तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि ये सामने से है ये भी वृत्ताकार, लेकिन क्या है कि जब आप ऐसे नचा रहे हैं तो सामने से देखेंगे तो आपको दीर्घ वृत्ताकार जैसा दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये पत्थर क्या करता है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक हॉरिजेंटल लेवल पे घूमता है। जब आप घुमाते हैं तो यूं ऐसे घुमाते हैं तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, हम धीमा कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने लगता है। तो स्पीड, वेलोसिटी कम हो गई तो वो क्या होगा? अंदर की ओर गिर जाएगा। और कभी कभी नचाते नचाते हम छोड़ देते हैं तो सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका किसका? अभिकेंद्रीय बल का। तीसरा है ये शंकु बेलन का।
देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फार्मूला भी एक है, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या है देखिए, समझिएगा ध्यान से। ये है मोशन ऑफ अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट नेग्लिजिबल, कॉनिकल पेंडुलम। मैं बस एक शॉर्ट में कहता हूँ कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। अब हमारे पास क्या है, ये जो बॉडी ली है हमने, इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल नहीं है। अभी वाले में मास नेग्लिजिबल था, अब हमारे पास मास नेग्लिजिबल नहीं है। तो डायग्राम जरा समझेंगे हम इसका ध्यान से। ये है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन, ये है आपका शंक्वाकार। ठीक, तो अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिखेगा कुछ इस तरीके से अंडाकार, लेकिन अंडाकार है नहीं फिलहाल, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गड़बड़ दिखा है। रुक जाइए। चलो समझिएगा फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए ठीक होगा, आप आई थिंक समझ में आ जाएगा। केंद्र हो गया, लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा चलो ठीक, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया आपके पास देववृत्ताकार में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो डोरी है एल लेंथ की, एल लेंथ की ये डोरी है हमारी, ठीक, एल लेंथ की डोरी है आपके पास। चलो, तो ये आपके पास रेडियस है मान लीजिए आर, ये एंगल है थीटा, ये एल है, ठीक है, और बॉडी आपकी मोशन कर रही है, ठीक है। चलो इस तरीके से मोशन कर रही है। चलिए रस्सी है, तो रस्सी में बेटा क्या होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा, टी, ठीक है, एल इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ये एक आपका शंक्वाकार पेंडुलम है, होता नहीं जैसे धागा बांध लिया और नीचे ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, तो वो नीचे इस तरीके से नाच रहा होता है, ठीक। या आपको याद हो कोई बच्चों वाला एक झूला होता है जिसमें बैठा के ऐसे नचाया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कोई वस्तु इस वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। पहले वाले केस में क्या था, हमने द्रव्यमान को नेग्लेक्ट कर लिया था, तो नेग्लेक्ट कर लिया तो ऐसा नचा रहा है, तो वो ऊपर हॉरिजॉन्टल नाच रहा है, ठीक। लेकिन अगर अब मास को या द्रव्यमान को हम नेग्लेक्ट ना करें, ये नेग्लिजिबल ना हो, तब क्या होगा, तब ये नीचे की ओर झुका रहेगा कि नहीं झुका रहेगा भाई। जब ऐसे चलाएंगे तो नीचे की ओर घूमेगा कोनिकल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस वस्तु पे, अगर हम बात करें तो इस वस्तु का नीचे की ओर क्या लगेगा, द्रव्यमान गुणे भार, ये तो लगेगा ही लगेगा mg, ठीक। रस्सी में तनाव इस तरीके से लग रहा है, तो इस रस्सी के तनाव को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक। पहला ऊर्ध्वाधर और दूसरा इधर 90 डिग्री पे इधर, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, यही होगा ना। ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे एम जी, और इधर टी साइन थीटा, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वही फ्री बॉडी डायग्राम वाला,
ऊपर की ओर लगा है टी कॉस थीटा, ठीक, बराबर नीचे कितना लगा है m इंटू जी। तो ये पहला समीकरण हो गया आपके पास। एजम्पशंस आप लिख लेंगे ना, समझ लीजिएगा, एजम्पशंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। एजम्पशंस में कुछ करना नहीं है खास, सिंपल आपको बस ये बताना है कि कोई भी एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ये एक डोरी से बंधी है और एक फिक्स पॉइंट से ये क्या कर रही है, एक वृत्ताकार पथ में नीचे गति कर रही है, जिससे एक शंक्वाकार पेंडुलम का निर्माण होता है। ठीक, डोरी की लंबाई स्मॉल l है, जो ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पर यह वृत्ताकार पथ पे गमन कर रही है। ठीक, जिस वृत्ताकार पथ का रेडियस कितना है, त्रिज्या r है। ठीक, तो जब ये इस तरीके की गति करेगी वृत्ताकार, तो बेटा क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। रस्सी में क्या होगा, टी डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो वही टेंशन आपने यहाँ डेवलप करा दिया है। अब ये जो टेंशन है, तनाव है, इसके दो कंपोनेंट बांट लिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक, तो क्षैतिज हो जाएगा टी साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। अब हम केवल क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे रिजॉल्व करते हैं हम, तो हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या लिखा, देखा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी, ये पहला हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये किसके बराबर है, अभिकेंद्रीय बल के। अभिकेंद्रीय बल कितना है, m स्क्वायर अपॉन r, ये हमारा अभिकेंद्रीय बल होगा, दोनों सेंटर की ओर लग रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखें इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से भाग देंगे ना बच्चा, तो भाग देने के बाद क्या मिलेगा, देखो ध्यान से जरा, हमें भाग देने के बाद वो क्या मिलेगा, भाग देने के बाद मिलेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम इंटू जी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टी टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या थीटा बराबर टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वो एंगल आ गया जिस एंगल पे आपका ये मोशन हो रहा है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। 2 मिनट में टाइम देता हूं, इसको जल्दी जल्दी करें, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। 2 मिनट का समय है, फटाफट आप इसको लिखें, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, बेटा हो गया, चलिए आप सभी जल्दी जल्दी करिए। चलिए, इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या एज्यूम करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, डायग्राम बना रह देता है फिलहाल, क्योंकि आवश्यकता लग सकती है। माना कि हम क्या मानेंगे, जरा समझ लो भाई, हम मान लेंगे कि ये जो बॉडी है, ये दिस बॉडी, एज्यूमिंग particle is taking a small t time to complete one cycle या one rotation या one rotation या cycle कह लो, कोई दिक्कत नहीं, one cycle of circular path having radius small r। ठीक है, अगर r रेडियस के इस वृत्ताकार पथ को एक बार पूरा करने में स्मॉल t समय लग रहा है,
तो मेरे बच्चा वेलोसिटी या स्पीड v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। एक पथ, एक पूरे सर्कुलर पाथ में कुल कितनी दूरी हो गई, 2πr, उसका सरकमफ्रेंस बटे समय कितना लगा t, 2πr/t। ठीक, तो इस मान को हम रख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉरी थर्ड, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, चलो भाई, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2πr का हो अपॉन t, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, अपॉन आर जी, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर जी। एक आर कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी, tan की, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 4π स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर जी। ठीक, इसको यहाँ पे फिफ्थ बना देते हैं। यहाँ पर सभी को हो गया भाई, यहाँ पर सभी को आ गया ना समझ में। चलिए इसके बाद हम समझेंगे, आराम से कर लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी 2πr/t, tan थीटा में v का मान रखा, सॉल्व किया, r से r कट गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस r की वैल्यू निकालेंगे हम इस वाले ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ समझने के लिए। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में हम r की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो r की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। r बराबर, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगा दें, देखो क्या लगा दें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो r बटे कर्ण। अब देखो कर्ण कितना है, l है, क्योंकि 90 डिग्री ये है ना आपका। ठीक, तो r अपॉन l। ठीक, r अपॉन l, तो यहां से r बराबर क्या हो गया, l साइन थीटा। उठा के रखो भाई, तो देखो मैं तो लिख रहा हूं, देन tan थीटा बराबर 4π स्क्वायर l साइन थीटा अपॉन gt स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर फिर से देखिए, tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4π स्क्वायर l साइन थीटा अपॉन gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा gt स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर l। ठीक, चलिए, तो 4π स्क्वायर अपॉन l, तो यहाँ से आप देखिए लिख सकते हैं 4π स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, gt स्क्वायर बराबर 4π स्क्वायर l कॉस थीटा, या टी स्क्वायर बराबर हो सकता है 4π l अपॉन g कॉस थीटा। ठीक, क्लियर है, या टी बराबर रूट ऑफ 4π l अपॉन g कॉस थीटा। ठीक है, ये वही फार्मूला है निकल के जो हम लोग करते हैं 2π रूट ऑफ l/g, वही निकलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो t 4π स्क्वायर, सॉरी है, तो यहाँ से 2π बाहर आ जाएगा, 2π रूट के अंदर l अपॉन g कॉस थीटा। ठीक,
L/G cos थीटा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है, सिंपली जब हम इस तरह के मोशन की बात करते हैं या जब हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हम क्या मान चलते हैं कि ये जो थीटा है ये बहुत कम है। व्हाट वी अज्यूम थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड इट इज अप्रोचेस टू जीरो, होता नहीं है, जीरो अप्रोच करता हुआ हम मानते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में बात करेंगे तो बेटा cos थीटा कितना हो जाएगा, इट विल अप्रॉक्स इक्वल टू 1। तो अगर ये हम 1 के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट ऑफ L/G। यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं किसी भी इस तरीके की स्थिति का, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है फिलहाल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हम ये कॉनिकल पेंडुलम से निकाल रहे हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। जिन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यू ऑल कैन हैव द डिस्कशन विद मी रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट। तो ये इतना आप करिए, ठीक ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी को? बोलो हाँ या ना। वेट कर रहा हूँ मैं मैसेज के आपके। टेल मी, क्लियर हो रहा है सभी को बेटा? तो ये स्याही खराब हो गई, खत्म। शिट, कुछ फंस रहा है शायद। चलिए, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखें और इसके बाद हम मिलेंगे कल वापस अपनी क्लास में इसी टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय।